प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना अर्थात दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज अपन इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी रहा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के आरंभिक शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तब नव स्थापित दिल्ली सल्तनत विषम परिस्थितियों से घिरी हुई थी, परंतु इल्तुतमिश की योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर विषम परिस्थितियों का अंत किया और दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता एवं शक्ति प्रदान की। इसी कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, परंतु वो स्थिर नहीं थी। दिल्ली सल्तनत को शक्ति और दृढ़ता प्रदान करने का कार्य और एक प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। इसी कारण इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से गुजरा। ये एक इल्बरी जनजाति का तुर्क था और इसके पिता इलक खां एक कबायली सरदार थे। अपने भाइयों के द्वारा ईर्ष्यावश इल्तुतमिश को बचपन में ही दास बनाकर बेच दिया गया। कई मालिकों के हाथों इधर से उधर बेचने के बाद अंततः ऐबक के द्वारा इसको खरीद लिया गया और ऐबक के समय में इसने अपनी वीरता और शक्ति का प्रदर्शन किया। गौरी के अंतिम भारतीय अभियानों में भी इसने उसके साथ रहकर कार्य किया और इसकी वीरता से संतुष्ट होकर गौरी ने ऐबक को इल्तुतमिश को दासता से मुक्त करने का आग्रह किया और गौरी के आग्रह पर ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया और साथ ही साथ अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय अर्थात 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला जो शासक बना उसका नाम था आराम शाह। 1210 से 1211 ईस्वी तक आराम शाह ने लाहौर के अंदर सत्ता पर अधिकार किया और वहाँ से शासन स्टार्ट किया, परंतु चूंकि वह एक अयोग्य शासक था, इस कारण से दिल्ली सल्तनत के सामंतों के द्वारा इल्तुतमिश से आग्रह किया गया कि वह लाहौर आए और सत्ता के ऊपर अधिकार करे, और इल्तुतमिश ने सहायक सामंतों की सहायता से आराम शाह को आसानी से गद्दी से हटा दिया और दिल्ली सल्तनत की ऊपर जो है अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। बाद में इल्तुतमिश ने ही लाहौर से दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली को बनाने का कार्य किया, अर्थात सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। दिल्ली की सत्ता पर या दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर अधिकार तो कर लिया, परंतु बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयां इस नवोदित दिल्ली सल्तनत के सामने उठ खड़ी हुई, जिनका सामना इल्तुतमिश को करना पड़ा। सबसे पहली जो समस्या थी वह थी महत्वाकांक्षी तुर्क सरदार। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी इन्हीं महत्वाकांक्षी तुर्क सरदारों से उसको समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु उसने जैसे तैसे करके वैवाहिक संबंधों की स्थापना के द्वारा समस्याओं को टालने का कार्य किया, परंतु वो ही समस्याएं एक बार फिर जो है इल्तुतमिश के सामने उठ खड़ी हुई। ताजुद्दीन यालदोज, जो कि गजनी का शासक था, सिंध और मुल्तान का शासक नासिरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान, जो कि बंगाल का शासक था, धीरे धीरे
इनकी महत्वाकांक्षा जगने लगी और वो भी अपने आप को दिल्ली के क्षेत्र के ऊपर अधिकारी जो है अपने आप को मानने लगे। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी राजपूतों का विद्रोह। राजपूत विद्रोह का दमन हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी किया था, परंतु राजपूत अभी भी दिल्ली सल्तनत की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जगह जगह जो है सत्ता का विरोध हो रहा था। मंडोर, अजमेर, नागौर, थंगनीर, ग्वालियर, कालिंजर आदि स्थानों पे जो है राजपूतों ने मुस्लिम सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रखा था और यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तीसरी महत्वपूर्ण समस्या थी मंगोल आक्रमण का भय। इल्तुतमिश के समय मंगोलों का जो नेतृत्व कर रहा था वो था चंगेज खान, जो सबसे सफल व्यक्ति था, मंगोल सबसे सफल सेना नायक था मंगोलों का। और उसके समय में कई बार परिस्थितियां ऐसी हुई कि मंगोल भारत की सीमा तक आ पहुँचे और नव स्थापित दिल्ली सल्तनत के लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी मंगोल आक्रमण। चौथी प्रमुख समस्या थी प्रशासनिक अव्यवस्था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था देने में वो सफल नहीं हुआ। परिणामस्वरूप जब इल्तुतमिश शासक बना तो प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण दिल्ली सल्तनत अस्थिर बनी हुई थी और उसको एक प्रशासनिक व्यवस्था भी देना था। तो इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का अधिकारी तो बन गया, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान तो बन गया, परंतु बहुत सारी समस्याएं अभी जो है उसको हल करनी थी। अब इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य, इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जिससे दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्राप्त हुआ, उसकी शक्ति सुदृढ़ हुई और इसी कारण उसको जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य विश्वस्त सरदारों का एक दल जो है उसके द्वारा गठित किया गया, जिसको तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है। 40 सरदारों का एक गुट, अर्थात जो उसके विश्वस्त सामंत थे और दास थे, उन सब का एक संगठन उसने बना लिया और प्रमुख प्रशासनिक पदों पे उनकी नियुक्ति की गई, जिनकी सहायता से वो कार्य कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अपने विरोधियों का दमन, जिसमें सबसे पहले गजनी का शासक ताजुद्दीन यालदोज था, जिसने पंजाब के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखी थी और ख्वारिज्म के शासक से आक्रमण के बाद जब उसको गजनी से निकलना पड़ा तो उसने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने उसका सामना दृढ़ता के साथ किया और तराइन के मैदान में ताजुद्दीन यालदोज और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ 1215 से 16 ईस्वी के मध्य, जिसको तराइन का तृतीय युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में इल्तुतमिश को सफलता प्राप्त हुई। ताजुद्दीन यालदोज को परास्त कर बंदी बना लिया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार से ताजुद्दीन यालदोज की समस्या का समाधान हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण जो सरदार था, महत्वाकांक्षी, नासिरुद्दीन कुबाचा, जो कि सिंध और मुल्तान क्षेत्र का अधिकारी था और वो भी ऐबक की मृत्यु के बाद धीरे धीरे उसने भी पंजाब के क्षेत्रों पर अतिक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। नासिरुद्दीन कुबाचा के समय ख्वारिज्म के ऊपर जो है मंगोल आक्रमण हुए चंगेज खां के नेतृत्व में, और ख्वारिज्म का राजकुमार मांगबरनी वहाँ से अपदस्थ कर भागता हुआ शरण लेने के लिए भारत की तरफ आया और सिंध में उसने अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करना स्टार्ट कर दिया। सिंध चूँकि नासिरुद्दीन कुबाचा का अधिकार क्षेत्र था, इसलिए नासिरुद्दीन कुबाचा और जलालुद्दीन मांगबरनी के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें नासिरुद्दीन कुबाचा की बहुत सारी शक्ति नष्ट हो गई, उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई
और उसका फ़ायदा उठाकर इल्तुतमिश ने सिंध के ऊपर अभियान किया और 1224 से लेकर 1228 तक नासिरुद्दीन कुबाचा की शक्ति का दमन किया और अंततः इल्तुतमिश से पराजित होकर नासिरुद्दीन कुबाचा ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार नासिरुद्दीन कुबाचा की समस्या का भी अंत हो गया। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। मंगोलों का आक्रमण की परिस्थितियां 1221 ईस्वी में उत्पन्न हुई। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ पहुंची। इल्तुतमिश ने बड़ी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया और मांगबरनी की सहायता करने से इनकार कर दिया, जिस कारण से चंगेज खां ने भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया। प्रिय विद्यार्थियों, अगर उस समय इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ का परिचय न दिया होता, जलालुद्दीन मांगबरनी की सहायता की होती, तो शायद चंगेज खां के आक्रमण से भारत को कोई नहीं बचा सकता था। इस प्रकार से मंगोल आक्रमण से भी इल्तुतमिश ने नवस्थापित दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। अगला महत्वपूर्ण कार्य था राजपूत विद्रोहों का दमन। इल्तुतमिश ने राजपूत विद्रोहों का दमन करने के लिए कालिंजर के ऊपर अभियान किया 1221 ईस्वी में। तत्पश्चात रणथंबोर अभियान 1226 ईस्वी में, मंडोर अभियान 1227 ईस्वी में, अजमेर, नागौर, थंगनीर आदि पर विजय अभियान किए। उसके बाद 1231 ईस्वी में उज्जैन और ग्वालियर के ऊपर अभियान किया और इन अभियानों के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति का दमन करने में वो सफल हो गया। इस प्रकार से कई समस्याओं का उसने समाधान कर दिया। उसके बाद में उसने प्रशासनिक सुधार की तरफ ध्यान दिया। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने नवस्थापित दिल्ली सल्तनत के लिए शासन करने की अनुमति खलीफा से प्राप्त की। 1229 ईस्वी में खलीफा से उसको अनुमति प्राप्त हो गई। इस प्रकार से अब वो दिल्ली सल्तनत का एक वैद्य शासक हो गया और धीरे धीरे लोग जो है उसकी तरफ उसके प्रति आस्था रखने लगे। कई विद्रोही जो है स्वतः ही उसके आदेशों की पालना करने लगे। तो इस प्रकार से उसने 1229 ईस्वी में खलीफा से अनुमति प्राप्त करके अपने आप को जो है दिल्ली सल्तनत का वैद्य उत्तराधिकारी घोषित करने में वो सफल हो गया। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत को गजनी से हमेशा के लिए पृथक करने में भी वो सफल हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है एकतादारी प्रथा। एकतादारी प्रणाली अर्थात उसने अपने राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर उन क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सैनिक अधिकारी नियुक्त कर दिए और अपने जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उनको उनके वेतन के बदले वो भूखंड प्रदान कर दिए। जिन भूखंडों या भू क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी, लगान वसूलने की जिम्मेदारी, शांति व्यवस्था स्थापना की जिम्मेदारी उन सैनिक अधिकारियों को दे दी गई, जिससे जो है नवस्थापित दिल्ली सल्तनत के ऊपर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ा और साथ ही साथ उन क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना होने में भी आसानी रही। नई मुद्रा प्रणाली। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में नई मुद्रा प्रणाली अरबी मुद्रा प्रणाली के आधार पर विकसित की। उसने जो है चांदी का टका जो कि 175 ग्रेन का था वो चलाया और तांबे की मुद्रा जीतल उसकी शुरुआत की। इन नई मुद्राओं के ऊपर अरबी भाषा में शासक का नाम लिखा हुआ था और ये जो नई मुद्रा प्रणाली जो है वो भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता की स्थापना की प्रतीक भी बनी। कला एवं साहित्य की उन्नति। इल्तुतमिश ने अपनी और दिल्ली सल्तनत नवस्थापित दिल्ली सल्तनत की जो समस्याएं थी उनका समाधान किया। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत को शक्ति एवं सुदृढ़ता प्रदान की। साथ ही साथ दिल्ली को जो कि प्रशासनिक केंद्र था
राज्य की राजधानी थी, उसके सांस्कृतिक उन्नयन के लिए भी कार्य किया। इल्तुतमिश के समय मिनहाज उस सिराज, जिसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक का लेखन किया है और जिससे इल्तुतमिश के समय की दिल्ली सल्तनत के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। साथ ही साथ विद्वान जुनैदी को भी जो है उसने आश्रय देने का कार्य किया। साहित्य के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कुतुब मीनार, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, उसके निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। साथ ही साथ अपने पुत्र महमूद का मकबरा और स्वयं इल्तुतमिश का मकबरा भी जो है उसने बनाया, और महमूद का मकबरा भारत के अंदर बना हुआ प्रथम मकबरा भी जाना जाता है। साथ ही साथ शमसी मदरसे का निर्माण भी दिल्ली के अंदर करवाया गया है। इस प्रकार से कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी इल्तुतमिश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार आरंभिक दिल्ली सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक का स्थान महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, शक्ति और सुदृढ़ीकरण में इल्तुतमिश का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण से इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है।